हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सी यू ई टी एम ए पॉलिटिकल साइंस या आप बोल सकते हैं HUQP 18 का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसी को आज हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें एक चीज़ आप लोग को जो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो भी आंसर की हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो आंसर की ऑफिशियल आंसर की है। तो एक बार हम लोग अभी क्या करेंगे कि इसका एनालिसिस वाला वीडियो बाद में लाएंगे। एक बार पहले क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की है, जो एनटीए की आंसर की है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ कुछ ऐसे आंसर कीज हैं जिससे हम लोग एग्री नहीं करते हैं, लगता है कि हाँ वो आंसर की गलत है, लेकिन अब क्योंकि एनटीए ने चैलेंज करने के बाद भी उसको चेंज नहीं किया है, सो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू बी विद आंसर की जो एनटीए ने प्रोवाइड किया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2024 के लिए आप लोग जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 2024 के लिए जो ऑनलाइन क्लास है वो अगस्त 2 से स्टार्ट होने वाली है। और क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में आपको स्टडी मटेरियल जो है दिया जाता है। ऑनलाइन क्लासेस के अलावा स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक होता है, प्रीवियस पेपर्स, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, यूजीसी नेट पेपर्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना होगा। नंबर यहाँ है 8448878849 पे। इसी पे कॉल या मैसेज करके आप जो है क्लासेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से नहीं डिस्कस कर रहे, जो आपका ये पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट बी होता है, पार्ट बी आपका पॉलिटिकल साइंस होता है, ये क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पार्ट बी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और पार्ट ए के जो क्वेश्चन हैं वो फिर हम लोग सेपरेटली बताएंगे, क्योंकि पार्ट ए आपका जनरल होता है तो उसके बारे में हम लोग सेपरेटली बातें करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है, अब देखिए इसमें क्या है कि आपके पास जो क्वेश्चन होगा या अलग अलग कैंडिडेट के पास जो क्वेश्चन होता है वो वैरी करता है सीरियल नंबर, क्योंकि एनटीए जो है जंबल अप करके प्रोवाइड करता है क्वेश्चन। असर्शन है, रिजर्वेशन ऑफ ए स्टेट बिल फॉर द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। जो गवर्नर के पास जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से जो बिल आते हैं, तो उसमें दो चीज़ें हैं। तो कि गवर्नर के पास जो है, गवर्नर वो बिल को प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकते हैं फॉर एक्शन। तो क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर है? और इसका रीजन क्या है? दिस कुड बी अचीव थ्रू अमेंडिंग आर्टिकल 156 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ए इज ट्रू। मतलब कि डिस्क्रिशनरी पावर, दिस मीन्स कि गवर्नर कैन नॉट फोर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट फोर्स द गवर्नर कि आपको वो बिल भेजना ही भेजना है, वो डिस्क्रिशनरी पावर है। इन केस द गवर्नर इज डज नॉट एग्री विद द बिल, तो वो फिर प्रेसिडेंट को भेज देते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन है। अब इसका जो 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसमें देखिए थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म कि कौन कौन से थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म दी गई है अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट या थ्योरिस्ट के साथ और उनके नाम। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म, तो हो सकता है कि डेमोक्रेसी या सिटीजनशिप पे कौन कौन सी थ्योरी है, स्टेट को लेकर कौन कौन सी थ्योरी दी गई है, पावर को लेकर कौन कौन सी थ्योरी दी गई है। तो ये आपका जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट या पॉलिटिकल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल थ्योरी का जो अलग अलग टॉपिक्स हो जाते हैं, तो उसमें एक नेशनलिज्म भी आता है। अब एक देखने वाली बात ये है कि ये जो सारी थ्योरीज हैं ये वेस्टर्न फिलोसफर या थ्योरिस्ट है, वैसे ही आपकी इंडियन थ्योरिस्ट भी है, इंडियन फिलोसफर्स भी हैं, तो उसके बारे में भी आपको देख लेना चाहिए। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो एनटीए के द्वारा है ये ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इसको आप देख लेना है। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। तो इससे आपको एक तो चीज़ पता चल जाती है कि हाँ मुझे जो है क्या क्या प्रिपरेशन करनी है और कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है गिल्ड सोशलिस्ट थ्योरी। तो वो किस चीज़ के बारे में कहता है? और वैसे ही यहाँ पे आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है एडवोकेट्स इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फिलोसफर्स और सेंट्रल आइडियाज़ को लेकर है कि कौन कौन से फिलोसफर्स हैं, उनके सेंट्रल आइडियाज़ कौन कौन से हैं।
सो यहाँ पे अगेन मैच द फॉलोइंग है। तो जो सेंट्रल आइडियाज़ जो है सेल्फ प्रिजर्वेशन, जनरल विल, सीज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, लिमिटेड गवर्नमेंट, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये जो है करेक्ट आंसर है। तो ए का 3 हो जाता है, ठीक है, बी का आपका 1 हो गया, सी का आपका 4 हो गया और डी का आपका जनरल विल हो गया। तो ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, इसमें तो सभी लोगों ने आंसर कर दिया हो गया। नेक्स्ट अगेन जो क्वेश्चन है एसेशन रीजन टाइप है और ये गायत्री सरस्वती का लेकर क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। सो यहाँ पे फिर जो हम लोगों को देखना है कि एसेशन रीजन और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में ना थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है। एसेशन रीजन के टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो ये है कि एसेशन जो है वो एक आप बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट होता है, रीजन उसको सपोर्ट करता है या नहीं करता, दोनों इंडिपेंडेंटली भी करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हैज़ प्रेजेंटेड ए कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, क्लासिफाइड पॉलिटिकल पार्टीज इन 4 टाइप्स, कॉकस, ब्रांच, सेल एंड मिलिशिया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है। ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द गाविस कैन मॉडल ऑफ पॉलिसी मेकिंग। सो अब देखिएगा कि गाविस कैन मॉडल ऑफ पॉलिसी मेकिंग ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन हो जाता है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका सिलेबस में ये कहीं मेंशन नहीं किया गया है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है आपका माइकल कोहेन। और इसमें ये भी चीज़ जो देखने वाली बात है, जो हम लोग बहुत सारे पब्लिक पॉलिसी के मॉडल्स जो देखते हैं, सो यहाँ पे आप सिलेबस में थोड़ा सा मेंशन कर दिया गया है कि आप टाइप्स ऑफ जो मॉडल्स हैं और फीचर्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग है तो उसको भी देख लेना ज़रूरी हो जाती है। आप पूरा इसको 100% पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन थॉमस हॉब्स डिफाइंड सोवरेनिटी एज, तो उन्होंने कैसे सोवरेनिटी को डिफाइन किया है। सो इसका अगेन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, द मोनोपोली ऑफ कोहर्सिव पावर ऑफ ए सिंगुलर रूलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी तक हम लोग ने फेस किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंडियन पॉलिटी में, तो एक चीज़ तो पता चल जाएगा कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल कितना ज़्यादा है, ठीक है। सो इट हैज़ बीन फाउंड अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जब क्वेश्चन पूछा गया तो ये ऐसा नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें दी गई है उसको रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आप जो क्वेश्चन देखिएगा वो ओवर द पीरियड ऑफ 70s 80s 90s में द रोल, द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उस चीज़ से क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, बी, सी एंड डी। इन द 1990s द कमीशन फेस्ड रेगुलेटरी एक्टिविज्म, ठीक है। फिर सी, द असर्टिवनेस ऑफ द इलेक्शन कमीशन वॉज लार्जली ड्यू टू एन अलर्ट मीडिया एंड स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। Even the chief election commissioner T.N. Session contributed to protesting the sanctity of the democratic elections, जो करेक्ट है, ठीक है। और टी एन सेशन के बाद ही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 3 मेंबर कमीशन बना दिया गया था, नहीं तो पहले एक ही सिंगल मेंबर कमीशन हुआ करता था, ठीक है। और ये जो ऑप्शन नंबर ए था, द एंड ऑफ इमरजेंसी लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है स्टेटमेंट्स बाय महात्मा गांधी ऑन सिविलाइजेशन इन राइट ऑर्डर। महात्मा गांधी ऑन सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन को लेकर उन्होंने जो है कौन कौन सी बातें कही है उसको लेकर जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहले देख लेते स्टेटमेंट, दिस सिविलाइजेशन कैन टेक नोट नाइदर ऑफ morality nor religion, civilization is not an incurable disease, the people of Europe today live in better built houses than they did 100 years ago, this is considered embedded of civilization, the civilization is such that only
दैट वन हैज ओनली टू बी पेशेंट एंड इट विल बी डिस्ट्रॉयड। सो इसका जो अब यहाँ पे दिया गया है कि जो महात्मा गांधी ने ये नहीं पूछा गया कि इसमें कौन कौन सा सही है, ये बोला गया कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसको आपको अरेंज करना है कि कौन पहले दिया गया था कौन बाद में दिया गया था, तो इस चीज़ पे अरेंज करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर 3, CADB। सो बी सबसे लास्ट में आया है। ठीक है, तो देखिए बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि महात्मा गांधी की ये चीज़ अगर आप देखिएगा तो उनके बुक से या नोट से या स्पीचेस से, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस निकाल कर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस डू नॉट कम अंडर द यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन से टैक्सेस नहीं आते हैं? सो इसका एक ही है, कैपिटेशन टैक्स है, नहीं आता है आपका यूनियन लिस्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन द फर्स्ट डिलिमिटेशन वाज कैरिड आउट अंडर हुज ऑफिस। तो किसके ऑफिस के टर्म में जो डिलिमिटेशन किया गया था? और आप जानते हैं कि अभी आने वाले टाइम में फिर से डिलिमिटेशन की बात हो रही है और 2026 में भी ये अब जो नेक्स्ट डेट है आपका। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब हो गया कि सिर्फ जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन द आइडिया ऑफ हेजेमनी इज ए की कॉन्सेप्ट इन द राइटिंग ऑफ। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर फिर भी कुछ लोगों ने इसमें भी गलती की है, जो हम लोगों ने आंसर की देखा था इसमें भी कुछ कुछ लोगों ने गलती की है, तो विच इज़ वेरी सैड। इस टाइप के क्वेश्चन में तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये भी एक कॉन्सेप्ट है और उसको किसने दिया है वो भी पूछा गया है। और पहले हम लोगों ने देखा कि वो कॉन्सेप्ट को लेकर मैच द फॉलोइंग के रूप में भी क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिस एज रिक्विटल रेफर्स टू। सो यहाँ पे जो आपसे पूछा गया कि जस्टिस एज रिक्विटल रेफर्स टू, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फेयर एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर 4 एज पर एनटीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन आपका एसर्शन रीजन टाइप में जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, जुडिशियल रिव्यू इज अ प्रोसेस टू रिस्ट्रेन द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग पावर विच में नॉट बी सैंक्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द सोर्स ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो जुडिशियल रिव्यू, सोर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू डजंट कम अंडर आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 डजंट टॉक्स अबाउट द पावर और द एग्जीक्यूटिव का पावर विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जो है द यूनियन एग्जीक्यूटिव डज टेक अगेंस्ट विच द जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस जो इनिशिएट किया जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन ये बोला गया कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बुक बाय मैकियावेली। तो अगेन दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने इस पे भी मिस्टेक्स कर दिया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बुक बाय मैकियावेली, डिस्कोर्सेस। मैच द फॉलोइंग अगेन रीड्स और कोरस्पॉन्डिंग मीनिंग। तो यहाँ पे ये कॉमन जो 4 रीड्स होते हैं जो इंडिया में मेंशन किए गए हैं और उन्हीं के जो है उसके क्या क्या मीनिंग होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सो अगेन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जैसे हेवियस कॉर्पस टू हैव अ बॉडी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा। सो अगेन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 3। अब एक ही है जो 3 है, तो डायरेक्टली आप इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में एक फ़ायदा हो जाता है कि आप कोई भी एक जानते हैं तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट लीगल इक्वालिटी। लीगल इक्वालिटी के बारे में पूछा गया कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो आपका जो 4 यहाँ पे आप देखिएगा कि 5 ऑप्शन दिए गए। तो इस बार के पेपर में हम लोगों ने ये चीज़ देखा है कि बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में मल्टीपल स्टेटमेंट दे के जो है क्वेश्चन पूछा गया है।
तो इस तरीके से भी अब आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन एनटीए के द्वारा दिया गया ये है ऑप्शन नंबर 2। ए एंड सी ओनली आर करेक्ट, विच इज लीगल इक्वालिटी डज नॉट गारंटी इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बाय द लॉ, और सी लीगल इक्वालिटी इज अ प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिविल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज यू कैन से कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया या पोस्ट इंडिपेंडेंस को लेकर, पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर जो है यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। पार्टी अलायंस सिंस 1990s have been on a territorial compatibility than ideological compatibility. BJP alliance of 1998, 1999, 4 and 9 were not territorial compatibility. So again जो करेक्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। तो वो टेरिटोरियल कंपैटिबल के बेसिस पे ही ये अलायंस बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स प्रेजेंटेड हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर एज ए सोसाइटी ऑफ सेल्फ इंटरेस्टेड कॉम्पिटेटिव इंडिविजुअलिज्म। तो ये कौन से ऐसे थिंकर थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट को डाला था। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 सिवी मैकपॉशन। अगेन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन जो आपके इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा है। चाहे हमने जो पहला स्टेटमेंट देखा था इस सेशन रीजन को लेकर देखा था जहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर है टू सेंड ए बिल फॉर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर देखा, या फिर यहाँ पे गवर्नर ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि 4-5 स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे डाल दिया गया है और इसी में से बोला जा रहा है कि अब आपको जो है करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो इसमें कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में ए है द गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट विच इज़ ट्रू। द मिनिमम एज ऑफ गेटिंग अपॉइंटेड गवर्नर इज 30 ईयर्स। 30 ईयर्स नहीं होता है, ये गलत हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है द पर्सन कंडक्ट ओथ ऑफ द गवर्नर, नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होता है। द गवर्नर हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन एंड टू सस्पेंड रिमिट और कमिट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। हाँ, ये होता है, गवर्नर के पास भी पार्डन के पावर्स हैं अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट mandates the both the states to share enrollment and alliances of government in case the same person is appointed governor of 2 or more state. Yes. सो अगर एक पर्सन ही 2 से ज़्यादा स्टेट, 1 से ज़्यादा स्टेट में, तो दोनों स्टेट को शेयर करना पड़ता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 ए डी एंड ई इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन द फर्स्ट एशियन समिट वाज हेल्ड इन विच सिटी कंट्री। तो ये अगेन विच इज़ रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन, तो बाली इंडोनेशिया। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल पार्टीज डू नॉट हैव अ रीजनल एथनिक कैरेक्टर। रीजनल एथनिक कैरेक्टर, कौन कौन सी ऐसी पार्टी नहीं है जिनका रीजनल एथनिक कैरेक्टर है, कौन सी पार्टी ऐसी नहीं है। तो इसमें शायद सिर्फ एक आम आदमी पार्टी ही होगी, नहीं तो जितने AIADMK, AJP, TDP ये सब रीजनल पार्टी है और रीजनल एथनिक कैरेक्टर ही हैं। अब फॉर एग्जांपल आप समाजवादी पार्टी ले लीजिए यूपी में, या बिहार में RJD ले लीजिए, नीतीश कुमार की पार्टी ले लीजिए, या BJD बीजू जनता दल नवीन पटनायक की पार्टी ले लीजिए। तो ये सारे वो एथनिक रीजनल एथनिक कैरेक्टर तो उसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। The steep decline in population due to underinvestment in healthcare and education known as demographic disaster refers to। ठीक है। एंड हेल्थ एजुकेशन नोन एज डेमोग्राफिक डिजास्टर रेफर्स टू, तो मतलब ये कौन सी कंट्री में ये स्टीप डिक्लाइन इन पॉपुलेशन देखा गया है एंड ड्यू टू अंडर इन्वेस्टमेंट। तो ये क्वेश्चन जो है ये शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लेकिन इस पर डिनाई नहीं किया जा सकता है कि ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो है जो यहाँ पे आप ये सारा देखिएगा सेंट्रल एशियन स्टेट्स, जर्मनी, रशिया, तो नॉर्वे तो नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है एज पर एंटी ये रशिया ही है। और अंडर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इसलिए भी हुआ है क्योंकि रशिया ने बहुत ज़्यादा जो है अपना मिलिट्री पे जो है
वो ट्रांसफ़र कर दिया है इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजन, गांधी सपोर्टेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर अ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, अंबेडकर कॉन्डेम द पंचायत एज ए रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑपरेसिव इंस्टीट्यूशन, रिप्रेसिव एंड ऑपरेसिव इंस्टीट्यूशन। सो यहाँ पे एक चीज़ जो क्लियर हो जाती है कि जब भी हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में देख रहे हैं तो किसी भी चीज़ को लेकर, फॉर एग्जांपल अभी यूसीसी की बात हो रही, तो यूसीसी पे अंबेडकर क्या क्या कॉन्सेप्ट था, या यूसीसी पे गांधी का क्या कॉन्सेप्ट था, उनके क्या आइडियाज़ थे, उनको भी देखना जो है ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसी ढंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों के आइडिया जो हैं ये करेक्ट है। लेकिन जो अंबेडकर का जो आइडिया, ये एस रीजन जो ये सपोर्ट नहीं करता है, ये इनके सपोर्ट में स्टेटमेंट नहीं दिया गया था यहाँ पे। एज ए अगर मान लीजिए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे होते स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, तो दोनों यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जो मैंने पहले बात बोली थी कि इस बार क्या हुआ है क्वेश्चन में कि बहुत सारे पॉलिटिकल थ्योरी के टर्म्स को उठाया गया है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। सो जब भी हम अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। सो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में क्या क्या सही है, सिंपल मेजोरिटी मीन्स मोर देन हाफ ऑफ दोज वोटिंग, विच इज ट्रू। ठीक है, ब्लॉकिंग माइनॉरिटी रिफ्लेक्ट ए सिचुएशन वेयर ए माइनॉरिटी इज एबल टू प्रिवेंट ए प्रपोजल फ्रॉम पासिंग, करेक्ट। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मीन्स मोर देन हाफ ऑफ दोज इंटाइटल्ड टू वोट, करेक्ट। And qualified majority demonstrate more than a simple majority, which is typically 2/3, which is correct. Concurrent majority indicates the largest number of votes but not necessary majority, which is this is not correct. So ये इनके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो दी गई है बात की कौन कौन से दे आर डिफरेंट, यहाँ पे एक चीज़ जो आ जाती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। अब ये चीज़ तो किसी ने पढ़ी नहीं होगी कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। एक है जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है, ब्लॉकिंग माइनॉरिटी, क्वालिफाइड मेजोरिटी और कॉन्करेंट मेजोरिटी। तो अलग अलग टाइप ऑफ मेजोरिटी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही 25 क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस किया है। थोड़ा सा ये लेंदी ना हो जाए इसलिए 25 क्वेश्चंस ही हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसको प्लीज़ जाके हर एक क्वेश्चन को ना एक बार देखिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, इसके ऑप्शंस कहाँ से निकल कर आते हैं, और फिर आपको ये भी देखना है कि इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कैसे करेंगे। क्योंकि एक चीज़ हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो या यूपीएससी की क्लासेस ले लें तो शायद उनका जो है जेएनयू एडमिशन हो जाएगा, डीयू में एडमिशन हो जाएगा, सीयूटी में मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन यूपीएससी का प्रिपरेशन इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम सीयूटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सीयूटी में यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टू द पॉइंट पूछे जाते हैं। हो सकता है यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि यूपीएससी में कि कॉन्करेंट मेजोरिटी अच्छा है या सिंपल मेजोरिटी अच्छा है, या फिर मान लीजिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी अच्छा है, दोनों में से आप हाउ डू यू कंपेयर। लेकिन यहाँ पे तो एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ है आपसे वो पूछा जा रहा है। दैट्स व्हाई द प्रिपरेशन रिक्वायर्स ए डिफरेंट स्किल सेट एंड अ डिफरेंट अप्रोच टू गो थ्रू द क्वेश्चंस। तो आप ये क्वेश्चंस जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं अगले साल 2024 के लिए, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2023 में आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था लेकिन किसी कारणवश आपका अच्छा स्कोर नहीं आ पाया और प्लान कर रहे हैं अगले साल देने का, तो एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की क्लासेस ज्वाइन कीजिए, या फिर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो उसको एनालाइज कीजिए, देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, कितनी डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स एंड द अप्रोचेज इन विच द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। इन सारी चीज़ों को आप एनालाइज कीजिएगा, तभी चांसेस हाई हो जाते हैं कि आपके अच्छे स्कोर भी आ पाएंगे। इसके अलावा प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, एंड विल शेयर ऑल द डिटेल्स। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।